हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई वेलकम ऑल ऑफ द जुडिशियल एस्पिरेंट टू एमके जुडिशरी इनसाइट्स। आपका अपना यूट्यूब चैनल है। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता यानी कि बीएनएसएस, जिसने सीआरपीसी को रिप्लेस कर दिया है, इसी का एक क्विक रिवीजन हम लोग कर रहे थे, जहाँ पे अभी तक हमने अप टू सेक्शन 34 1 से लेकर 34 तक पिछले 2 पार्ट्स में कवर किया है। एंड दिस इज अवर थर्ड वीडियो, थर्ड पार्ट ऑफ दिस सीरीज़। अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे आने वाले वीडियोज़ के अपडेट्स मिलते रहें। आज का टॉपिक जो है अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आज हम डील करने वाले हैं अरेस्ट ऑफ पर्सन। किसी भी क्रिमिनल लॉ में सबसे पहले देखो, एक तो किसी ने कोई ऑफेंस किया, एंड ऑफेंस का जो एंड प्रोडक्ट होता है दैट इज द पनिशमेंट इफ कन्विक्टेड, और एक्विटल इफ ही इज इनोसेंट। दो ही होते हैं एंड प्रोडक्ट में। अब पनिशमेंट तो तब मिले जब ऑफेंस हो गया, लेकिन ऑफेंस से पहले भी उसको एक प्रिवेंटिव डिटेंशन, हम आपने पढ़ी होगी सबने कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में, जब इमरजेंसी लगी थी तो बहुत फेमस हुई थी। प्रिवेंटिव डिटेंशन यानी कि जेल में अपराध किए बिना, अपराध करने से पहले भी डाल सकते हैं, अपराध करने के बाद उसको हवालात में रखा जाएगा, जेल में रखा जाएगा, फिर उसको कन्विक्शन होगा, पनिशमेंट होगी और उसकी सज़ा होगी। यानी कि किसी भी व्यक्ति को जेल की सलाखों के पीछे रखने के लिए क्या करना पड़ेगा, वी नीड टू अरेस्ट हिम। और आज के टॉपिक में हम यही पढ़ेंगे कि कोई पुलिस अधिकारी किसी को कब अरेस्ट कर सकता है। द चैप्टर 5 ऑफ द बीएनएसएस डील विद द अरेस्ट ऑफ द पर्सन्स, एंड इट जो सेक्शन लिमिट है 35 से 62 तक। जब आप सीआरपीसी पढ़ते थे तो सीआरपीसी में यही आपका 41 से 60A तक था, 41 से 60A तक। जब आप यहाँ पे देखें तो बहुत सारे सेक्शन में चेंजेस नहीं हुए हैं। सब्सटेंस ऑलमोस्ट जितने सेक्शन यहाँ थे उतने ही सेक्शन लगभग यहाँ हैं, बस सेक्शन के थोड़े से नंबर आगे पीछे हो गए हैं, बाकी कोई ज़्यादा चेंजेस नहीं है। जो 41 ABCD पढ़ते थे हम, जो 2009-10 के अमेंडमेंट से डाले गए थे, उनको एक ही सेक्शन में कंसोलिडेट कर दिया गया है, उनके सेपरेट सेक्शन बना दिए गए, वो सब हम डील करेंगे अलॉन्ग विद द सीआरपीसी। अब आते हैं सेक्शन 35 पे। देखो, जो सेक्शन 35 है, ये आप जब सीआरपीसी की बात करते हैं तो 41 ऑफ सीआरपीसी था। पहली चीज़ ये नोट कर लें। दूसरा यहाँ पे क्या कि व्हेन पुलिस अफसर में अरेस्ट विदाउट वारंट, इसमें एक नई चीज़ ऐड हुई, बड़ी इंटरेस्टिंग है। मैं आपको थोड़ा पहले भी इसलिए बता देता हूँ सो दैट कि आपको फिर पढ़ने में थोड़ा अच्छा लगेगा कि कुछ ऑफेंस है जो 3 साल से कम के लिए पनिशेबल है, या कोई ऐसा व्यक्ति जिसकी एज ज़्यादा है, ओल्ड एज है, ठीक है, कितनी, अबो 60 ईयर्स है, तो उसके अरेस्ट के लिए मिनिमम डीएसपी की परमिशन चाहिए। तो आपसे कोई पूछ लेना कि भाई क्या क्या नई चीज़ें आई हैं, तो पूरे वीडियो को समझें कि क्या नया डाला गया है, और उस नई जो नई चीज़ें आई हैं, नए प्रावधान जो आए हैं, उनका महत्व क्या है। अब कंडीशन समझिएगा। एनी पुलिस ऑफिसर में विदाउट एन ऑर्डर फ्रॉम ए मैजिस्ट्रेट और विदाउट अ वारंट अरेस्ट एनी पर्सन। सो सेक्शन 35 बात कर रहा है जब ना तो कोर्ट ने आदेश दिया है और ना ही उसके पास अरेस्ट वारंट है। आप मूवीज़ में देखते हो कि अरेस्ट वारंट दिखाओ भाई, तो बिना वारंट के भी अरेस्ट कर सकता है। इसके लिए सबसे ज़रूरी आपको पता होगा कॉग्निजेबल ऑफेंसेस। आपने कॉग्निजेबल और नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंसेस पढ़े थे, तो कॉग्निजेबल ऑफेंस जो है वो कहाँ पे डिफाइन है, ठीक है, 2G में। और 2G में आपने जब पढ़ा था तो क्या पढ़ा था कॉग्निजेबल ऑफेंस में, कि जो हमारा फर्स्ट शेड्यूल है ऑफ सीआरपीसी, उसने बताया हमें कि कौन से ऑफेंसेस कॉग्निजेबल होंगे और कौन से नॉन कॉग्निजेबल होंगे। और नॉन कॉग्निजेबल, ये कॉग्निजेबल डिफाइन है, और 2O में आपका नॉन, ओ है ना, ओ याद आ रहा है। कॉग्निजेबल में जो पुलिस वाला अरेस्ट करने आता है तो क्या बोलते हो, जी बोलते हैं। तो पुलिस ऑफिसर कैन अरेस्ट यू विदाउट द वारंट। अब कंडीशन समझिएगा यहाँ पे। सबसे पहली कंडीशन क्या है, इसको कंडीशन नंबर 1 लिख लीजिए। हु कमिट्स इन प्रेजेंस ऑफ पुलिस ऑफिसर ए कॉग्निजेबल ऑफेंस, पुलिस अधिकारी की प्रेजेंस में कोई कॉग्निजेबल अपराध कर दे। कॉग्निजेबल ऑफेंस की डेफिनेशन हमने पढ़ ली, 2 सबसेक्शन 1 क्लॉज G में दे रखी है। आगे अब दूसरी कंडीशन, अब किसी ऐसे व्यक्ति के खिलाफ, भाई एक व्यक्ति के खिलाफ क्या पुलिस में एफआईआर आती है, अब जनरल लैंग्वेज में क्या कहते हैं कि किसी के खिलाफ एफआईआर आई
और पुलिस ने जाके उसको अरेस्ट कर लिया। FIR इज दस द इंफॉर्मेशन। अब ये यहाँ पे कह रहा है कि किसी व्यक्ति के खिलाफ, कीवर्ड्स को हाईलाइट करना, यहाँ पे कोई रीजनेबल कंप्लेंट है, जैसे इंफॉर्मेशन आई उसके खिलाफ, कोई क्रेडिबल इंफॉर्मेशन है, कोई खबरी था पुलिस का, उसने कोई आपको खबर दी है, या रीजनेबल सस्पिशन है, वहाँ पे संदेह है। बट इन सब के साथ में एक वर्ड लिखा गया है रीजनेबल और क्रेडिबल। ये एग्जिस्ट करता है कि उसने एक कॉग्निजेबल अपराध किया है जो पनिशेबल है किसी पनिशमेंट से विच मे बी लेस देन 7 ईयर्स, यानी कि अप टू 7 ईयर्स, अप टू 7 ईयर्स तक की पनिशमेंट उसमें मिली है। तो पुलिस वाले को जब 7 साल से कम के जो अपराध होते हैं, जिनमें 7 साल से कम की सज़ा का प्रावधान है, वहाँ पे पुलिस अधिकारी को क्या करना पड़ता है, एक सेटिस्फैक्शन रिपोर्ट लगा लो आप, उसे अपने मन में बनानी होती है। क्या क्या बनाता है वो, कि पुलिस अफसर को रीज़न टू बिलीव होना चाहिए। क्या होना चाहिए, उसको RTB होना चाहिए, रीज़न टू बिलीव, कि भैया जो कंप्लेन आई है, रीजनेबल कंप्लेन, जो क्रेडिबल इंफॉर्मेशन आई है, और जो सस्पिशन मुझे हो रहा है, ठीक है, कि उस व्यक्ति ने ऐसा अपराध किया। तो ये मुझे रीजन टू बिलीव कब होता है, जब हमने BNS पढ़ी थी तो हमने इसको बहुत अच्छे से कवर किया था, रीजन टू बिलीव को। द पुलिस ऑफिसर इज सेटिस्फाइड दैट अरेस्ट इज नेसेसरी। अब पहली बात तो सबसे पहले पुलिस अधिकारी को देखो क्या आएगा, उसके दिमाग में ये आना चाहिए सबसे पहले कि भैया उसने वो अपराध किया है। दूसरा, उसे लगना है कि भाई अरेस्ट करना पड़ेगा, पुलिस अफसर को लग रहा है नेसेसरी है। क्यों नेसेसरी है, क्योंकि वो व्यक्ति दोबारा से और कोई अपराध ना कर दे, फर्दर कोई ऑफेंस ना कर दे, प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन के लिए चाहिए। और भैया मुझे लगता है कि वो टेम्परिंग कर देगा एविडेंस के साथ छेड़खानी ना कर दे। और प्रिवेंट सच पर्सन फ्रॉम मेकिंग एनी इंड्यूसमेंट, भाई वो क्या है, जो FIR करने वाले हैं विक्टिम, उनको गवाह जो है उनको डरा धमका सकता है, ठीक है। एंड लास्टली, जब वो पर्सन को अगर हमने अरेस्ट नहीं किया तो हम उसे कोर्ट में पेश नहीं कर पाएंगे, यानी कि जो हमारा क्रिमिनल लॉ का मोटो है, प्रिंसिपल जस्टिस जो है, वो कंप्लीट नहीं होगा। सो जब कोई भी अपराध 7, इस पर थोड़ा सा समय लेंगे ताकि आपको अच्छे से समझ में आए, 7 ईयर्स से कम पनिशेबल है, ठीक है, और वहाँ पुलिस अधिकारी को लगता है कि उसने वो अपराध किया है, तो उसे टोटल 5 कंडीशंस अपने माइंड में फुलफिल करनी है। अगर सब में यस आता है देन ही विल अरेस्ट विदाउट वारंट। बट अब प्रोवाइजो देखो यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, मार्क कर लेना, कि जहाँ पे अरेस्ट ऑफ पर्सन इज नॉट रिक्वायर्ड, अब पुलिस वाले को लग रहा है कि अरेस्ट कोई ज़रूरी नहीं है, तो भैया उसको ये भी रीज़न लिखना पड़ेगा, रिकॉर्ड द रीज़न इन राइटिंग फॉर नॉट मेकिंग द अरेस्ट, कि मैंने अरेस्ट क्यों नहीं किया है। और साथ ही साथ अगर वो अरेस्ट करता है तो वो भी उसको रीज़न रिकॉर्ड करने हैं। नेक्स्ट आता है, अगर किसी के खिलाफ कोई क्रेडिबल इंफॉर्मेशन आई है कि उसने कॉग्निजेबल ऑफेंस किया है, अब मोर देन 7 ईयर्स, मोर देन 7 ईयर्स, तो सेक्शन 35 का जो सेक्शन 1 का क्लॉज C है, वो क्या कह रहा है कि भैया वहाँ पे उसने 7 साल से ज़्यादा का कोई अपराध किया है। तो फिर वो जो A से लेके E तक हमने जो इन्फॉर्मेशन सेटिस्फैक्शन रिपोर्ट की जो हम बात करते वो ज़रूरी नहीं है, वो उसको अरेस्ट कर सकता है। हु हैज़ बीन प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर, जो क्या है, प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर है। प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर के बारे में यहाँ लिख लीजिए आप, रीड विद सेक्शन 84 ऑफ BNSS, ठीक है। प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर को वहाँ पढ़ेंगे। स्टोलन प्रॉपर्टी मान लीजिए कहीं पे मिलती है, कोई स्टोलन प्रॉपर्टी वहाँ मिलती है, फाउंडर ऑफ दी स्टोलन प्रॉपर्टी। अगर कोई पुलिस व्यक्ति अधिकारी क्या करता है, ऑब्स्ट्रक्ट करता है किसी पुलिस अधिकारी को क्या करने में, एग्जीक्यूशन ऑफ हिज ड्यूटी में। ये जो वर्ड्स मैं बता रहा हूँ ना आपको, ये हाईलाइट कर लेना, यही कीवर्ड्स हैं आपके। या जो किसी आर्मी, एयरफोर्स, नेवी से क्या हो गया है, डिजर्टर हो गया आर्म फोर्सेस से। डिजर्टर बोला जाता है जो बिना किसी छुट्टी के, बिना किसी इन्फॉर्मेशन के फौज से चला जाता है, उसे पुलिस वाले पकड़ के फिर लेके जाते हैं। एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट H, ये आपका एक्ट कमिटेड आउटसाइड इंडिया,
और इसके आगे साथ में लिख लें भैया, रीड विद सेक्शन 208 ऑफ BNSS। ये 188 होता था CRPC का कि सेंट्रल गवर्नमेंट की परमिशन चाहिए जब कोई बाहर कोई ऑफेंस होता है, वो हम वहाँ पे पढ़ेंगे। नेक्स्ट, अगर कोई क्या करता है, किसी भी 394 में ब्रीच करता है, 319 और क्या है, जहाँ पे किसी को रिलीज किया गया था और उसे बताना था कि भाई जैसे को भाई रिलीज कर दिया गया बट उसको टाइम टू टाइम पुलिस स्टेशन में अपना एड्रेस देना है, कुछ कंडीशंस हैं वहाँ पे, उनका वो फॉलो नहीं करता है, ठीक है। या किसी दूसरे पुलिस अधिकारी से कोई उसको रिटर्न में या ऑरल या रिटर्न कोई क्या हुआ है, रिक्विजिशन आया है कि भैया इसको अरेस्ट करना है, अरेस्ट कर लीजिए। तो यहाँ तक आपने सब सेक्शन में पढ़ा 1 में A से J तक कि अरेस्ट कब कर सकता है। अब सब्जेक्ट टू प्रोविजन इन सेक्शन 39, सेक्शन 39 किस बारे में बात करता है कि अरेस्ट ऑन रिफ्यूज टू गिव दी नेम एंड एड्रेस, यानी कि जब कोई नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस कर ले और अपना नाम पता ना बताए तो भैया देखो नॉन कॉग्निजेबल में भी अरेस्ट हो सकता है बिना वारंट के, वो हम वहाँ पढ़ेंगे। अंडरस्टूड। भाई जनरल रूल क्या है कि नॉन कॉग्निजेबल में मैजिस्ट्रेट का ऑर्डर चाहिए, बट ये उसकी एक एक्सेप्शन है। सब सेक्शन 3 कहता है कि विद द पुलिस ऑफिसर सेल इन केस वेयर अरेस्ट ऑफ पर्सन इज नॉट रिक्वायर्ड, नहीं है तो वहाँ उसको एक नोटिस इशू करेगा। ये किसकी बात कर रहा है यहाँ पे, रीजनेबल कंप्लेंट आई बट वहाँ उसको अरेस्ट करना कोई ज़रूरी नहीं है, तो ही विल इशू है नोटिस। ये आप सेक्शन 41A ऑफ CRPC में पढ़ते थे। पुलिस अधिकारी वहाँ नोटिस दे सकता है कि तुम्हारे खिलाफ कंप्लेंट आई है, को आओ पुलिस स्टेशन में बताओ। अब 4 कहता है कि भाई जिसको नोटिस मिला है उसकी ड्यूटी है कि उसे कंप्लाई करेगा, ठीक है, कंप्लाई करना पड़ेगा। 6 आपको कहता है, 5 कहता है कि जब कोई भी व्यक्ति ऐसा है अगर वो कंप्लाई नहीं करता है, ठीक है, वेयर सच पर्सन कंप्लाइज एंड कंटिन्यू टू कंप्लाई, अगर कंप्लाई नहीं करता तो उसको अरेस्ट कर लेंगे। लेकिन मान लो भाई किसी पुलिस अधिकारी ने किसी व्यक्ति को एक नोटिस दे दिया और नोटिस के उस पर वो बंदा पुलिस स्टेशन में आ जाता है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट मार्क करा रहा हूँ, इसको मार्क कर लेना, ही शैल नॉट बी अरेस्टेड। भैया जब आपने उसको नोटिस कब दिया आपने, जब आपको लगा भाई 35 के सब सेक्शन 3 में आपने नोटिस दे दिया, बंदा आपके नोटिस पे आ गया, तो यू कैन नॉट अरेस्ट हिम अगर उसने नोटिस को कंप्लाई किया है। तो ये इंपॉर्टेंट है MCQ के लिए, ही शैल नॉट बी अरेस्टेड, इसको हाईलाइट कर लेना, मोस्ट इंपॉर्टेंट। एंड सब सेक्शन 6 क्या आता है कि व्हेन पर्सन फेल्स टू कंप्लाई विद टर्म ऑफ नोटिस और अनविलिंग टू आइडेंटिफाई, तो भैया उस केस में क्या है, उसको अरेस्ट कर सकते हैं। यानी कि 3 में नोटिस दिया, 4 में भाई ड्यूटी बताई कि करना है, 5 में कंप्लाई किया तो अरेस्ट नहीं होगा, 6 में नहीं किया तो अरेस्ट कर लेंगे। 3, 4, 5, 6 किसकी बात कर रहे हैं, नोटिस की बात कर रहे हैं। नाउ द सब सेक्शन 7, ये आपका नया सेक्शन ऐड किया गया है और इसमें जो इम्पोर्टेंट चीज़ वो क्या है आपकी, सबसे इम्पोर्टेंट है कि भैया DSP की परमिशन चाहिए अगर कोई अपराध 3 साल से कम के लिए पनिशेबल है और वो व्यक्ति 60 साल से ज़्यादा की उम्र का है, वो व्यक्ति इन्फर्म है। DSP की परमिशन चाहिए अगर कोई व्यक्ति 60 साल से ज़्यादा है, इन्फर्म है, ठीक है, इन दैट केस। क्लियर? When such person is infirm और above 60 years of age, तो किसकी परमिशन चाहिए, DSP की चाहिए। ये न्यूली एडेड है, लिख लेना, ये CRPC में नहीं था। अब थोड़ा सा फास्ट करेंगे, ये सेक्शन एक इम्पॉर्टेंट था जिसको हमें डिस्कस करना था थोड़ा सा लंबे उसमें। नाउ सेक्शन 36, यहाँ पे आप लिख लीजिएगा CRPC में ये जो सेक्शन होता था ये 41B होता था, 41B ऑफ CRPC। अब ये इतना ये MCQ के लिए ये भी इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ये देखिए क्रिमिनल अमेंडमेंट एक्ट से आया था। अब पुलिस अधिकारी जो अरेस्ट करने आएगा वो कैसा रहेगा, जब भी वो अरेस्ट करेगा वो भी प्रॉपर नेम टेप, विजिबल आइडेंटिफिकेशन, एक मेमोरेंडम ऑफ अरेस्ट बनाएगा, मेमोरेंडम ऑफ अरेस्ट यहाँ पे बनाएगा वो, ठीक है। और जब मेमोरेंडम ऑफ अरेस्ट बनेगा तो वहाँ इंपॉर्टेंट ये हो जाता है कि कम से कम एक विटनेस होना चाहिए जो
उस अरेस्टेड पर्सन का फैमिली मेंबर हो या उस लोकेलिटी का एक रिस्पेक्टेड पर्सन हो, मेमोरेंडम ऑफ अरेस्ट जो बनेगा उसमें। एंड उसके साथ वो काउंटर साइन होना चाहिए जिस व्यक्ति को अरेस्ट करने आए हो उससे भी। अब सी आ जाता है, जो राइट्स ऑफ एक्यूज पढ़ेंगे ना हम अलग से, तब इसके डिस्कशन करेंगे कि जो अरेस्टेड पर्सन है या उसके फैमिली मेम्बर्स को वहाँ पे बताएगा। और जब मैजिस्ट्रेट के पास ले जाते हैं ना, तो ये चीज़ें मैजिस्ट्रेट भी कंफर्म करता है कि आपको क्या बताया गया था ग्राउंड ऑफ अरेस्ट, या आपके फैमिली मेम्बर्स को या आपको जिसको आप चाहते थे उसको इन्फॉर्म किया गया। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे आती हैं। अब 37 आता है डेजिग्नेटेड पुलिस ऑफिसर। अब आपको याद हो जब हम 41C पढ़ते थे तो वहाँ पे स्टेट लेवल पे और डिस्ट्रिक्ट लेवल पे डेजिग्नेटेड पुलिस अफसर्स का जिक्र किया गया था, कंट्रोल रूम्स के बारे में बात की गई थी। वही बात ये कह रहा है कि भैया देखो पुलिस कंट्रोल रूम होंगे हर डिस्ट्रिक्ट में और स्टेट लेवल पे। डेजिग्नेटेड अ पुलिस अफसर इन एवरी डिस्ट्रिक्ट नॉट बिलो द रैंक ऑफ असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर हु विल रिस्पॉन्सिबल फॉर मेंटेनिंग द इंफॉर्मेशन अबाउट द नेम एड्रेस ऑफ द अरेस्टेड पर्सन। भैया उस एरिया में कितने लोग अपराध करते हैं, कितने अरेस्ट हुए, सारे मिनिमम ASI रैंक होगा। तो ये भी आपके लिए नई चीज़ है, इसको भी ऐड कर लें। ठीक है, नेक्स्ट पे आते हैं 38 आ जाता है CRPC का 41D, राइट ऑफ द अरेस्टेड पर्सन टू मीट एन एडवोकेट ऑफ हिज चॉइस ड्यूरिंग इंटेरोगेशन के दौरान भाई वो अपने एडवोकेट से मिल सकता है। मूवीज़ में आपने देखा होगा लोग कहते हैं कि मेरे एडवोकेट को आने दो मैं तब बात करूंगा, सेम चीज़ यहाँ पे कह रहा है, बट नॉट थ्रू आउट द इंटेरोगेशन। तो इसको समझना ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पे स्टूडेंट्स गलती कर जाते हैं MCQ में, इस पे बार मत खाना, ये आपका जनरली वो है। अब यहाँ पे एक चीज़ जरूर लिख लें, रीड विद सेक्शन 340 ऑफ BNSS। और जब क्लास के बाद एक बार 340 को पढ़ना, जहाँ मैं लिंक कह रहा हूँ ना, एक बार पढ़ेंगे तो आपको लिंकिंग आपकी स्ट्रांग हो जाएगी। नेक्स्ट आते हैं 39, पर्सन टू ऑन रिफ्यूजल। भैया एक नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस कर दिया, और जो नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस है वो कहाँ डिफाइन है, 2 सबसेक्शन 1 क्लॉज O में नॉन। तो अगर वो अपराध करता है तो भैया उस केस में उसको अरेस्ट नहीं कर सकते जब तक कि कोर्ट का आदेश ना हो, मैजिस्ट्रेट का आदेश ना हो, अरेस्ट वारंट ना हो। लेकिन अगर वो नाम ना बताए तब उसको हम अरेस्ट कर सकते हैं। ये भी अभी हमने 35 में ही पढ़ा था। ठीक है, और उसको बाद में बेल बॉन्ड पे छोड़ा भी जा सकता है। 40 अरेस्ट ऑफ बाय ए प्राइवेट पर्सन एंड प्रोसीजर ऑन सच अरेस्ट। यहाँ एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ ऐड हुई है। पहले आप सेक्शन 43 पढ़ते थे CRPC में, अरेस्ट बाय ए प्राइवेट पर्सन। अब ये चीज़ यहाँ चेंज हो गई है। देखो किसी भी कोई भी प्राइवेट पर्सन यानी जो पुलिस अधिकारी नहीं काम व्यक्ति है वो भी किसी को भी अरेस्ट कर सकता है अगर उसकी प्रेजेंस में कोई व्यक्ति नॉन बेलेबल, कैसा, नॉन बेलेबल एंड कॉग्निजेबल ऑफेंस करता है, कोई प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर है। बट एक इंपॉर्टेंट चीज़ जो यहाँ पे ऐड हुई जो आपको समझनी होगी वो यहाँ पे है, एंड विदाउट अननेसेसरी डिले। ये पहले भी लिखा हुआ था बट यहाँ से दोबारा ऐड हुआ है, विद इन 6 hours फ्रॉम सच अरेस्ट shall make over or cause to be made to the person so arrested to a police officer। पहले जब 43 पढ़ते थे हम CRPC में वहाँ री अरेस्ट की बात की गई थी, लेकिन यहाँ भी टाइम लिमिट डाल देगी भैया कि नियरेस्ट पुलिस स्टेशन में विद इन 6 hours। तो इसको इंपॉर्टेंट मार्क कर लेना, नई चीज़ डाली गई है ये। क्लियर। अरेस्ट बाय मैजिस्ट्रेट, मैजिस्ट्रेट पहले भी अरेस्ट कर सकता था अभी भी अरेस्ट कर सकता है। तो 41 को बस आप इसके तौर पे याद रखें कि मैजिस्ट्रेट्स की पावर अरेस्ट करने की कहाँ दी गई है। ठीक है, नेक्स्ट आता है 42 प्रोटेक्शन ऑफ मेंबर। ये पहले 45 होता था CRPC में। आर्म फोर्सेस के जो बंदे होते हैं हमारे फौजी भाई हैं उनको प्रोटेक्शन दी गई है, अपने ऑफिशियल ड्यूटीज़ के दौरान आप उनको अरेस्ट नहीं कर सकते विदाउट द कंसेंट ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट की कंसेंट चाहिए। ठीक है, इसको भी लिंक करना सेक्शन 208 ऑफ BNSS। जो मैं सिर्फ सेक्शन लिखवाता हूँ वो BNSS का ही है, जहाँ CRPC का होगा मैं आपको बता के लिखवाऊंगा। अब आता है 43 अरेस्ट हाउ मेड। ठीक है, पहले ये 46 हुआ करता था कि अरेस्ट कैसे किया जाएगा, यहाँ पे हम हैंडकफ की बात करेंगे। इसमें एक सब सेक्शन 3 है, पहले तो इसको प्रोसीजरल याद कर लें। नई चीज़ मैं आपको बता देता हूँ, सब सेक्शन 3 इसमें नया ऐड हुआ है। और सब सेक्शन 3 में क्या कह रहा है ये कि भैया हैंड कफिंग की बात की गई है, हथकड़ी लगाने वाली। सुनील बत्रा वर्सेस दिल्ली एडमिनिस्ट्रेशन, प्रेम शंकर शुक्ला वर्सेस दिल्ली एडमिनिस्ट्रेशन,
बहुत सारे केसेस हमने रेगुलर क्लासेज में पढ़े हैं और आपने केस सुन भी रखे होंगे आप ड्यूरिंग आपके एलएलबी भी। बड़े फेमस केसेस हैं, लैंडमार्क जजमेंट्स हैं। ऑन दी हैंडकफिंग, अगर लगता है कि कोई व्यक्ति भाग जाएगा, ऑर्गेनाइज्ड क्राइम कर रहा है, टेररिस्ट अटैक कर रहा है, कोई टेररिस्ट एक्ट नया ऐड हो गया ना बीएनएस में, तो इन दैट ड्रग रिलेटेड केसेस हैं, तो भैया उसको क्या कर सकते हो, आप हथकड़ी लगा सकते हो। सेक्शन 4, भैया मान लीजिए नथिंग इन, ये अधिकार बिल्कुल नहीं देता किसी पुलिस अधिकारी को कि उसका एनकाउंटर कर दे, ठीक है, जब तक उसने कोई ऐसा अपराध ना किया हो कि भाई जिसकी सजा ही भाई मौत या लाइफ इम्प्रिजनमेंट हो। अब यहाँ एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ आ गई है आपके लिए कि एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसिस में किसी भी महिला को सनसेट और सनराइज के बीच में अरेस्ट नहीं किया जाएगा। और मान लो अगर करना पड़ जाए, ऐसा कुछ आ जाए, तो भैया जो वुमेन पुलिस अफसर है वही करेगी और वो एक रिटन रिपोर्ट लेगी, प्रायर परमिशन लेगी जेएमएफसी से, इससे जुडिशियल मैजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास से, जिसके लोकल जुरिडिक्शन में ऑफेंस कमिट हुआ है या अरेस्ट किया जाना है, या अरेस्ट किया जाना है। अंडरस्टूड? तो इसको जरूर ध्यान देना, ये इसको भी मोस्ट इंपॉर्टेंट मार्क कर लें। नेक्स्ट आते हैं 44, सर्च ऑफ द प्लेस इंटर्ड बाई पर्सन आउट टू बी अरेस्टेड। ये बस इतनी बात कह रहा है, इसको पढ़ लेना एक बार कि कोई व्यक्ति अगर किसी के घर में जाता है अरेस्ट करने, कहीं किसी बिल्डिंग में, कहीं पे ऐसा वेसल जहाँ विच इज़ यूज्ड फॉर ड्वेलिंग ऑफ ह्यूमन बीइंग, तो वहाँ पे पहले वो भाई बताएगा उनको कि मैं अरेस्ट करने आया हूँ, कब वो खिड़की दरवाजे तोड़ सकता है, दया दरवाज़ा कब तोड़ सकता है, ये आप यहाँ पढ़ेंगे, ठीक है। ये रेगुलर क्लास का वो है। परस्यूट ऑफ द ऑफेंडर इन टू अदर जुरिडिक्शन, 45 ये कहता है कि भैया देखो 45 किलोमीटर की मैराथन कर लो आप यहाँ पे, कोई भी पुलिस अफसर इंडिया के किसी भी कोने में किसी अपराधी का पीछा कहीं तक कर सकता है, कश्मीर से कन्याकुमारी। 46, जॉर्ज फ्लॉयड का केस आप सबको याद होगा, जहाँ पे उसके घुटने पे यूएसए में घुटना रखे गर्दन पे एक व्यक्ति की वहाँ पे जान ले ली गई थी। तो किसी को अननेसेसरी रिस्ट्रेन नहीं देना है। भाई मान लीजिए कोई बंदा भाग रहा है, आपने उसको एक बार वार्निंग दे, वो रुक गया, इट डजेंट मीन कि आप उसको बिना बात पीटने लग जाओ, उसको नीचे दबा लो, वो मर जाए। अननेसेसरी रिस्ट्रेन नहीं करना है। 46, पहले 49 हुआ करता था। पर्सन अरेस्टेड टू बी इन्फॉर्म्ड, वही जो मैंने राइट की बात की, अरेस्टेड पर्सन को भी वो करना है, ठीक है, राइट ऑफ एक्यूज में आएगा, और उसको राइट टू बेल भी बताना है कि आप इसमें बेल ले सकते हो या नहीं ले सकते हो, कैसे आपको बेल मिलेगी। 48, ऑब्लिगेशन ऑफ पर्सन मेकिंग अरेस्ट टू इन्फॉर्म अबाउट द अरेस्ट, यहाँ तो उसका राइट है, यहाँ पुलिस वाले की ऑब्लिगेटरी ड्यूटी है, ही विल इन्फॉर्म एवरी पुलिस अफसर अदर देन द पर्सन मेकिंग एनी अरेस्ट अंडर दिस संहिता। पुलिस अधिकारी हो या कोई भी व्यक्ति हो, चाहे वो प्राइवेट पर्सन हो, चाहे वो मैजिस्ट्रेट हो, अगर वो कोई अरेस्ट कर रहे हैं तो अरेस्ट होने वाले व्यक्ति को बताएंगे, उसके रिलेटिव्स या फ्रेंड्स को बताएंगे ग्राउंड ऑफ अरेस्ट, और इसको अरेस्ट करके हम कहाँ रखेंगे, कहाँ लेके जा रहे हैं, ये भी बताना उसके राइट्स में आता है। सर्च ऑफ दी अरेस्टेड पर्सन, अब देखो 44 में सर्च किसकी थी, सर्च ऑफ द प्लेस, किसी घर में अगर कोई अपराधी छुपा है तो उस घर की थी, उस अपराधी को ढूंढने के लिए। अब अपराधी पकड़ा गया तो 49 कहता है उस अरेस्टेड पर्सन की सर्च कैसे करेंगे, ठीक है। अ पर्सन इज अरेस्टेड बाय ए पुलिस ऑफिसर अंडर ए वारंट विच डज नॉट प्रोवाइड फॉर टेकिंग ऑफ बेल, अंडर अ वारंट विच प्रोवाइड्स फॉर टेकिंग बेल बट द पर्सन अरेस्टेड कैन नॉट फर्निश द बेल। अब भैया व्यक्ति जो है वो बेल नहीं ले रहा है या बेल मिल नहीं सकती उसको, दोनों ही कंडीशन में। अगर पर्सन को विदाउट वारंट अरेस्ट किया गया है, या पुलिस के द्वारा या किसी प्राइवेट पर्सन के द्वारा विद वारंट, वो बेल नहीं ले रहा है या उसको बेल मिल नहीं सकती है, इस केस में भैया उसको क्या सर्च किया जाएगा बॉडी को, कि ऐसा तो नहीं भाई हथियार पिस्टल कट्टा को छिपा रखा कुछ, उसकी बॉडी पे क्या क्या है। लेकिन इंपॉर्टेंट ये है कि अगर किसी महिला को अरेस्ट किया गया है तो भैया उसको डिसेंसी के साथ महिला कांस्टेबल ही क्या करेगी, महिला पुलिस अधिकारी ही उसको सर्च करेगी। पावर टू सीज ऑफेंसिव वेपन, अब आप तलाशी लेते हो, आपको कट्टा मिला, पिस्टल मिली, चाकू मिला, तलवार मिला, उनको आप कर सकते हो, मिसाइल मिल गई, सीज कर सकते हो। अब आता है मेडिकल वाला, देखो मेडिकल के यहाँ पे क्या क्या सेक्शंस हैं। 51 आपको कहता है कि भैया जहाँ पे एग्जामिनेशन ऑफ द एक्यूज बाय एट द रिक्वेस्ट ऑफ पुलिस अफसर, अब आईओ जो है या पुलिस अधिकारी जो है पुलिस अफसर, उसको लगता है कि एक्यूज का जो है वो उसको ले जनरली अरेस्ट के बाद लेके जाते हैं गवर्नमेंट हॉस्पिटल में, वहाँ उसका मेडिकल होता है। अब 52 में जब एक्यूज का 52 में है रेप एक्यूज का, 53 में है आपका
जब एक्यूज्ड कहे, अब एक्यूज्ड अरेस्ट हो, वो चाहता है कि उसे पता है पुलिस वाले मुझे मारेंगे, अब पुलिस वाला कह रहा है कि मुझे अरेस्ट करो, सॉरी मेरा मेडिकल, पुलिस वाले को एक्यूज्ड पर्सन, अरेस्टेड पर्सन कह रहा है कि मेरा मेडिकल करो, थोड़ा सा हो जाता है वर्ड से इधर, ऐसे मत किया करो। तो यहाँ पे जो अरेस्टेड पर्सन है वो उसकी रिक्वेस्ट पे अगर मेडिकल होता है तो 53, और 51 जहाँ आईओ पुलिस अफसर वाले की रिक्वेस्ट पे होता है। 52 में है जहाँ पे कोई रेप का एक्यूज्ड है, तो विदिन 16 किलोमीटर का एक यहाँ पे वो है कि भैया 16 किलोमीटर के अंदर आप उसको फ्रॉम द प्लेस वेयर द ऑफेंस हैज़ बीन कमिटेड। यहाँ एक्यूज की बात है, लेकिन रेप में आपको पता होगा जो विक्टिम है रेप की, उसका भी तो मेडिकल होना चाहिए, तो उसका कहाँ पे होता है 184 BNSS, सेक्शन 184 BNSS लिख लेना, रीड विद। एग्जामिनेशन ऑफ द विक्टिम ऑफ द रेप कहाँ पे होगा सेक्शन 184 में, एक्यूज का कहाँ होगा 52 में, ठीक है। और 51 में कौन कराएगा, पुलिस अधिकारी कराएगा, और 53 में आपका अरेस्टेड पर्सन अपना मेडिकल कराएगा। नाउ टीआई परेड सेक्शन 7 OBS से, भारतीय साक्षरता दिन हम पढ़ के आए हैं अभी अभी, टीआई परेड, ठीक है, टीआई परेड के बारे में बताया गया है। 55 प्रोसीजर व्हेन पुलिस ऑफिसर डिप्यूट सबॉर्डिनेट, अब भैया SHO साहब तो कहीं जा नहीं सकते, जूनियर को बोल दिया कि जाओ अरेस्ट करके लाओ विदाउट वारंट, तो उसको रिटर्न में उसको देना पड़ेगा, ठीक है, बिना रिटर्न के नहीं भेज सकते ना। उसके बाद आ जाता है आपका, ज़्यादा नीचे चले गए हम, हाँ, हेल्थ एंड सेफ्टी ऑफ द अरेस्टेड पर्सन, भैया जो भी अरेस्टेड पर्सन है उसकी हेल्थ और सेफ्टी का ध्यान रखना पड़ेगा। आपको याद होगा ये 55A होता था CRPC में, CRPC। इट शैल बी ड्यूटी ऑफ द पर्सन हैविंग कस्टडी, चाहे वो प्राइवेट पर्सन ही क्यों ना हो, कि वो उसकी रीजनेबल केयर रखे, ऐसा नहीं खाना पीना नहीं दिया मर गया बेचारा। पर्सन अरेस्टेड टू बी टेकन बिफोर मैजिस्ट्रेट, एक मैजिस्ट्रेट जब आप कल को जज बन जाएंगे तो आपके अंडर में बहुत सारे पुलिस स्टेशन आएंगे, तो जिस मैजिस्ट्रेट के अंडर में वो पुलिस स्टेशन है उसके पास उसको लेकर जाना है विदाउट अननेसेसरी डिले। लेकिन प्राइवेट पर्सन वाले में 6 आवर्स था पुलिस स्टेशन ले जाने का, मैजिस्ट्रेट के पास नहीं, उसके चक्कर में था। और आप सेक्शन बताओ कौन सा था, अभी अभी पढ़ा है। देखो यार यही चीज़ें आपको याद रखनी है, बार बार इसको वो करते रहो, रिवाइज करते रहो। 58 पर्सन अरेस्टेड नॉट टू बी डिटेन मोर देन 24 आवर्स, अगर किसी को डिटेन किया गया है तो 24 घंटे ज़्यादा नहीं रखना है। और वहाँ के DM या SDM को, जैसा कि स्टेट गवर्नमेंट चाहे, एक लिस्ट भेजनी होती है कि भैया विदाउट वारंट हमने कितने बंदे अरेस्ट किए हैं। पुलिस टू रिपोर्ट एप्रीहेंशन, जो SHO होगा, ऑफिसर इन चार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन, ही शैल रिपोर्ट DM और SDM एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट को कि भैया आपके क्षेत्र में हमने कितने लोगों को अरेस्ट किया है, ये सारी चीज़ वहाँ उसको बतानी पड़ेंगी, है ना। नेक्स्ट पे आते हैं। अब आप मुझे बताना कि ऑफिसर इंचार्ज कहाँ पे डिफाइन है, सेक्शन 2 सब सेक्शन 1, बाकी आप बताओ। डिस्चार्ज ऑफ पर्सन एप्रीहेंडेड, नो पर्सन हु हैज़ बीन अरेस्टेड बाय पुलिस ऑफिसर शैल बी डिस्चार्ज एक्सेप्ट ऑन हिज बॉन्ड, बेल बॉन्ड। अब देखो बॉन्ड भी डेफिनेशन में डाल दिया गया है, बेल बॉन्ड भी डाल दिया गया है, इनके अलावा नहीं छोड़ा जाएगा। अब मान लो कोई व्यक्ति कस्टडी से भाग गया तो क्या होगा, अगर कोई व्यक्ति कस्टडी से भाग जाता है, इन दैट कंडीशन नो पर्सन हु हैज बीन अरेस्टेड बाय ए पुलिस ऑफिसर शैल बी डिस्चार्ज, सॉरी 61, पावर ऑन एस्केप टू परस्यू एंड रिटेक। अभी आपने क्या कहा कि आप भाई 45 किलोमीटर की क्या करेंगे, मैराथन करेंगे, पूरे इंडिया में ढूंढेंगे, पकड़ेंगे उसको। अब भाग गया तो भी क्या करोगे, तो भी भैया उसको पकड़ के लाएंगे वापस एट एनी प्लेस इन इंडिया, लिख लेना, रीड विद 45। अरेस्ट टू बी मेड स्ट्रिक्टली अकॉर्डिंग टू दिस संहिता, ये 60A होता था, इसने कह दिया कि अरेस्ट भैया सिर्फ इस संहिता के अकॉर्डिंग ही होगा, अदरवाइज नहीं होगा। सो यहाँ पे सिर्फ हम अरेस्ट की बात करेंगे आज, क्योंकि दोनों जो चैप्टर 6 है ये और चैप्टर 7, चैप्टर 6 है जब किसी को कोर्ट में बुलाया जाता है तो उसको समन और वारंट कैसे इशू होते हैं, और चैप्टर 7 डील करेगा कि किसी मटेरियल चीज़ को मंगाना है, टू प्रोड्यूस द थिंग्स बिफोर द कोर्ट, उसके लिए हम नोटिस समन की बात करेंगे। तो इनको एक साथ पढ़ेंगे हम नेक्स्ट उसमें।
तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बहुत छोटे छोटे बना रहा हूँ मैं ताकि आपको चीज़ें समझ में आए, बहुत भागा दौड़ी नहीं करनी है, अदरवाइज चीज़ें आप भूल जाएंगे। मैंने आपसे पिछली बार भी कहा था, कमेंट करके बताएं कि आपको मेरी स्पीड कैसी लग रही है। मुझे इंतज़ार रहेगा आपके सजेशंस का। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।